हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आईएएस एंड पीसीएस। तो दोस्तों, इस लेक्चर में हम लोग इंटरनेशनल रिलेशंस और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के कंटेक्स्ट में अपना 12th कंसेप्ट जो है वो कवर करते हैं, दैट इज अलाइंसेस एंड अलाइंस सिस्टम। अलाइंसेस और अलाइंस सिस्टम के बारे में वैसे तो आप जानते हो, करंट अफेयर्स में पढ़ते रहते हो, एडिटोरियल्स में आपने सुना होगा, पॉलिटिकल साइंस की बुक्स में सुना होगा कि कंट्रीज अलाइंसेस बनाती हैं। और अलाइंसेस का एक नाम आप ये भी सुनते होगे कि हम इनको कहते हैं कोलिजन्स। ठीक है, फ़र्क क्या होता है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा जब हम कोलिजन्स के टॉपिक को कवर करेंगे। आपको पता होगा, मैंने आपके लिए ये सीरीज़ को ईजी बनाने के लिए जितने भी टर्म्स एंड कंसेप्ट्स पहले मैं आपको सिखा रहा हूँ तो वो लेटर वाइज लेकर चल रहा हूँ। जैसे पहले शुरू में मैं सारे ए लेटर के कवर करवाऊंगा, फिर बी लेटर के, सी लेटर के, ऐसे करते करते जेड लेटर तक हम सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करेंगे। उसके बाद आईआर को समझने के लिए, या कभी भी आप कोई भी चीज़ पढ़ते हो रिलेटेड टू एडिटोरियल इंटरनेशनल रिलेशंस, आपको कोई भी कभी भी पूरी लाइफ दिक्कत नहीं आएगी अगर आप इन सारे कंसेप्ट को समझ जाओगे। और ये कंसेप्ट को समझना ज़रूरी भी है वाइल राइटिंग आंसर्स इन जीएस पेपर 2 मेंस आईआर वाला सेक्शन, पीएसआई आर ऑप्शनल, ऐसे राइटिंग और इंटरव्यू में अगर आप कुछ बोल रहे हो या इंटरव्यू टीम को कुछ समझा रहे हो तो। ठीक है, तो अलाइंसेस जनरली आप अभी समझ जाओ एक बार के लिए कि ये कोलिजन्स होते हैं। क्या होता है, कंट्री ए और कंट्री बी की पार्टनरशिप हुई मान लो, तो ये वाले अलायंस को आप क्या कहोगे, या ये वाले कोलिजन ग्रुप को क्या कहोगे? सिर्फ दो ही कंट्रीज हैं यहाँ पर, आप इनको कहोगे बायलेटरल अरेंजमेंट, बायलेटरल अलायंस। ठीक है, अगर मान लो कि दोस्ती यारी हुई कंट्रीज के बीच में, उन्होंने ट्रीटी साइन कर कर एक अलायंस बनाई और उस ग्रुप के अंदर 3 मेंबर हैं, तो आप इसको क्या कहोगे? हम इसको कहेंगे ट्राइलेटरल अलायंस। कंट्रीज ने मान लो एक कंट्री है, दूसरी है, तीसरी है, चौथी है, 4 कंट्रीज का कोलिशन ग्रुप बनाया, तो हम इसको कहेंगे क्वाड्रिलेटरल अलायंस। ठीक है, अब मान लो इससे ज़्यादा अगर हुआ तो ए, बी, सी, डी, ई, एफ, बहुत सारी कंट्रीज हैं मान लो। ठीक है, जी, एच, आई, 15-20 कंट्रीज हैं यहाँ पे, तो आप उसको कहोगे, क्योंकि यहाँ पर कंट्रीज ज़्यादा हैं, तो आप इसको कहोगे मल्टीलेटरल अलायंस। ठीक है, तो ये अलायंसेस होते हैं, डिपेंड करता है कितनी कंट्रीज के बीच में दोस्ती यारी हुई है, कितनी कंट्रीज जो है एग्रीमेंट साइन कर कर आपस में अपने संबंध को एक नेक्स्ट लेवल पर, अपने रिलेशंस को एक नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना चाह रही हैं। उस हिसाब से अलायंसेस को एक नेमिंग दी जाती है कि बायलेटरल है, ट्राइलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल है या मल्टीलेटरल है। लेकिन उससे पहले हमारे लिए समझना ये ज़रूरी है दोस्तों कि अलायंस होता क्या है, एक्चुअली इसकी डेफिनेशन क्या है। तो अलायंस एक तरीके का फॉर्मल एग्रीमेंट होता है, मार्क माय वर्ड्स, फॉर्मल। फॉर्मल का मतलब ये है, ऑब्वियस सी बात है कि ये एक इनफॉर्मल नहीं है। इनफॉर्मल का मतलब ये होता है, अलायंस कोई ऐसी चीज़ नहीं होती आईआर में कि आज बना, फर्स्ट डे पर बना और सेकेंड डे पर वो टूट गया, या फिर 10 साल तक चला और उसके बाद उसका ब्रेकअप हो गया। ऐसा हो सकता है, लेकिन उसके लिए सिचुएशन बहुत गंभीर होनी चाहिए। जैसा कि मैं आपको बताता हूं, देखो आपको पता है जब कोल्ड वॉर एरा चल रहा था तो यूएसए ने अपनी 3 अलायंसेस बनाई थी। 3 जो है उसने अलायंस सिस्टम बनाए थे, और उसको देखते हुए यूएसएसआर ने भी बनाए थे। फेमस वाले जो यूएसए के थे वो थे नेटो, एक था सीएटो और एक था सेंटो। ठीक है, नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन और सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नेटो जो यूएसए ने बनाया वो बनाया 1949 में। यूएसएसआर को थोड़ा सा थ्रेट महसूस हुआ और इन 3 कोलिशन ग्रुप्स को देखते हुए यूएसएसआर ने बनाया वॉर्सो पैक्ट। तो आज के समय में इनमें से अगर हम बात करें, अब ये तो कह रहा है हमें राइटर के ये एक फॉर्मल एग्रीमेंट होता है, और मैंने आपको एक्सप्लेनेशन में भी ये बताया कि ऐसा नहीं कि पहले दिन बन रहा है दूसरे दिन टूट गया, या 10 साल तक चला उसके बाद इस अलायंस सिस्टम का ब्रेकअप हो गया। जनरली तो ऐसा नहीं होता है, लेकिन कभी कभार कुछ परिस्थितियों में ऐसा हो जाता है। जैसे जब कोल्ड वॉर चल रहा था तब वॉर्सो पैक्ट जो है यूएसएसआर ने बनाया 1955 में
ताकि वो यूएसए की अलायंसेस का सामना कर सके यूएसएसआर। कौन सी? नेटो, सीएटो, सेंटो। लेकिन आज के समय में यूएसए जो है, जो कैरी फॉरवर्ड कर रहा है वो सिर्फ नेटो को कैरी फॉरवर्ड कर रहा है। सीएटो और सेंटो का आज के टाइम में कोई एग्जिस्टेंस है ही नहीं, क्योंकि ज़रूरत ही नहीं है। तब उसकी यूएसएसआर से लड़ाई थी। और यूएसएसआर की बात करें तो वॉर्सो पैक्ट नाम की जैसी कोई चीज़ आज के समय में दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करती है। क्यों नहीं करती है? अब आप कहोगे सर रशिया है तो। देखो, यूएसएसआर और रशिया में फ़र्क है। यूएसएसआर 15 कंट्रीज़ का एक कोलिजन ग्रुप था। 1991 में जब यूएसएसआर का ब्रेकअप होता है, यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन होता है, रशिया जो है आज उसको कह दिया जाता है कि वो वन ऑफ द परछाई है यूएसएसआर की। लेकिन वॉर्सो पैक्ट का पर्पस अगर आप समझोगे, वो स्पेसिफिकली यूएस के अलायंसी सिस्टम को टारगेट करने के लिए बना था, इसलिए यूएसएसआर ने बनाया था। जब कोल्ड वॉर ही खत्म हो गया तो वॉर्सो पैक्ट भी खत्म हो गया, सीएटो सेंटो भी खत्म हो गए। नेटो लेकिन आज भी बरकरार है। क्यों बरकरार है? क्योंकि अमेरिका को यूरोपियन पार्टनर्स की, यूरोपियन कंट्रीज की जरूरत है। नेटो में क्या है? अमेरिका के अलावा सारी यूरोपियन कंट्रीज हैं। कमेंट करके मुझे ये बताना, करेंटली नेटो में कितनी कंट्रीज हैं आज के समय में 2024 में, जब हम बैठ के नवंबर महीने के अंदर बात कर रहे हैं इस लेक्चर की। करेंटली अभी नेटो के अंदर कितनी कंट्रीज हैं टोटल? और लास्ट एंट्री, लास्ट जो मेंबर है, लेटेस्ट मेंबर मतलब जो बना अभी रिसेंटली, वो कौन सी कंट्री ने ज्वाइन करा नेटो को? ये आपके 2 होमवर्क हैं जो आपको कमेंट करके बताने हैं। ठीक है, तो नेटो अभी तक चल रहा है क्योंकि यूरोपियन पार्टनर्स के साथ अमेरिका अपने वर्चस्व को कायम रख सके, जिसको हम आमतौर पर कहते हैं आईआर के कंटेक्स्ट में हेजीमनी को। इस वजह से नेटो जो है वो अभी तक हमें दिखता है, लेकिन सीएटो नहीं है, सेंटो नहीं है, वॉर्सो पैक्ट भी नहीं है। तो ये एक तरीके का फॉर्मल एग्रीमेंट होता है। और किसी भी एग्रीमेंट को बेसिकली इंप्लीमेंट करने के लिए मिनिमम 2 देश तो होने चाहिए ना। एक कंट्री अपने आप से तो एग्रीमेंट बनाकर खुश नहीं हो जाएगा कि मैं अपने आप में एक अलायंस सिस्टम हूं, ये तो पॉसिबल नहीं है। तो मिनिमम हमें इसके लिए 2 कंट्रीज की रिक्वायरमेंट होती है, और 2 से ज़्यादा फिर कितनी भी अनगिनत कंट्रीज हो वो चल सकता है, लेकिन मिनिमम 2 तो चाहिए ही हमें। और 2 जब चाहिए होती हैं तो मैंने आपको क्या बताया, हम उसको एक नाम देते हैं बायलेटरल। 3 है तो ट्राइलेटरल, 4 है तो क्वाड्रिलेटरल, मल्टीपल कंट्रीज ने ज्वाइन कर रखा है तो हम उसको कहते हैं मल्टीलेटरल। तो ये सारे नेशन स्टेट्स 2 या 2 से ज़्यादा सामने आते हैं, फॉर्मल एग्रीमेंट को साइन करते हैं। क्यों करते हैं? वो एग्री करते हैं कुछ टॉपिक्स पर जिसके ऊपर वो आपस में कोलैबोरेशन करेंगे। और बेसिकली जर्नली जो पर्पस उनका देखा जाता है कि दुनिया में आज तक जो भी अलायंसेस सिस्टम कंट्रीज के बीच में बनी है, तो वो एक म्यूचुअल सिक्योरिटी इश्यूज पर बनती हैं कि कंट्री ए को जो थ्रेट्स हैं किसी अन्य कंट्री से, कंट्री बी को भी वही लगते हैं, सी को भी वही लगते हैं, और उनका कॉमन एनिमी या कॉमन थ्रेट्स एक ही कंट्री से है, और उनको उसी कंट्री से सिक्योरिटी थ्रेट्स या सिक्योरिटी इश्यूज फील होते हैं। तो वो 3 कंट्रीज मिलकर हो सकता है अलायंसेस बना ले। क्योंकि मैंने आपको आईआर के कंटेक्स्ट में अक्सर एक लाइन बताई है, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। और ये वाली चीज अभी से नहीं चल रही है। ये दुश्मन का दुश्मन दोस्त वाली बात पता है किसने कही थी? चाणक्य ने कही थी, जब उसने चाणक्य नीति लिखी थी मौर्यन एम्पायर के टाइम पर। ठीक है, और आज के समय में जो इंडिया का इंटरनेशनल रिलेशंस का पूरा जो टॉपिक है, जो इंडिया की पॉलिसी है, मैं आपको पीएसआईआर के लेक्चर्स में डिटेल में इस बात को बताऊंगा, समझाऊंगा कि इंडिया की आईआर पॉलिसी कैसे मोल्ड हुई। हमें ऐसा लगता है कि आज़ादी के बाद हुई। इसके पीछे प्राचीन भारत के रूट्स जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल हैं। मौर्यन एम्पायर के टाइम पर जो चाणक्य नीति के आधार पर जो पॉलिसीज चाणक्य ने, जिनको आप विष्णुगुप्त भी कहते हो, ठीक है, जो उन्होंने वहाँ पर लिखी थी, कौटिल्य ने, एक ही नाम है, चाहे आप उनको चाणक्य कह लो, कौटिल्य कह लो या विष्णुगुप्त कह लो, उसके बेसिस पर भारत अपनी फॉरेन पॉलिसी को इनिशिएट करता है। तो भारत की फॉरेन पॉलिसी बहुत पुरानी है, और ऐसा माना जाता है भारत विश्व की पहली ऐसी कंट्री रहा है, अगर इतिहास के पन्नों को बिल्कुल एंड में जाके खंगाला जाए, पहला ऐसा देश रहा है जिसने प्राचीन भारत के टाइम पे ही अपनी फॉरेन पॉलिसी को बना लिया था, इम्प्लीमेंट करा था, मोल्ड करा था। और चरम सीमा पर ये मौर्यन एम्पायर के टाइम पर गई थी, अशोका के टाइम पर। ठीक है, तो ऐसा माना जाता है कि जो
अलाइंसेस हैं, अलाइंसेस बनने से फ़ायदा होता क्या है, मतलब अगर आज के समय में कोई कंट्री जो है अलाइंस बना ले, अगर हमें कोई अलाइंस देखने को मिलता है, इससे फ़ायदा क्या होगा? इससे 3 फ़ायदे होते हैं। सिक्योरिटी इनहेंस होती है कंट्रीज़ की। क्यों? 3 फ़ायदे क्या हैं? एक तो अलाइंस जब बनता है कंट्रीज़ के बीच में, तो वो एक तरीके से डेटरेंस सिस्टम को बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथन करता है। सबसे बड़ी बात तो डेटरेंस सिस्टम इस्टेब्लिश होता है, और दूसरी बात वो स्ट्रेंथन भी होता है। डेटरेंस सिस्टम क्या? सामने वाली कंट्री को एक मैसेज देना, अगर तुमने हमारे ऊपर बुरी निगाह से देखा, गंदी आंख उठाकर देखी, हमारे सिक्योरिटी इश्यूज को कॉम्प्रोमाइज़ करने की कोशिश करी, इसका करारा जवाब सिर्फ हम नहीं देंगे, हमारे साथ जुड़े हुए जो दोस्त हैं, जो हमारे अलायंस सिस्टम का पार्ट है, वो भी ग्राउंड लेवल पर आकर तुमको चीर डालेंगे और भून डालेंगे। ये होता है डेटरेंस। अब डेटरेंस का मतलब वैसे और क्या हो सकता है? जैसे मैंने यहाँ पर 2 इमेजेस लगाई हैं आपके लिए। ये वाली इमेज है नेटो की लेफ्ट साइड, और राइट वाली जो इमेज है वो है वॉर्सो पैक्ट की। अब वॉर्सो पैक्ट अपने आप में एक अलायंस सिस्टम था, नेटो अपने आप में एक अलायंस सिस्टम है आज भी, और कोल्ड वॉर के टाइम पर बना था। ठीक है, ये 1949, वॉर्सो पैक्ट 1955, जैसा कि मैंने नीचे आपको एक्सप्लेन करा। अब नेटो के होने से रशिया को और यूएसएसआर को या उसके एलीज को, उसके पार्टनर्स को क्लियर मैसेज जाता था कि अगर हमने अमेरिका के ऊपर या अमेरिका के वो दोस्त जो कि नेटो में शामिल है, अगर उनके ऊपर अटैक करा, पूरे का पूरा जो नेटो है वो हमारे ऊपर हावी हो जाएगा अटैक करने के लिए। तो ये जो है डिटर करते थे अमेरिका या उसके एलीज पर अटैक करने के लिए। सिमिलरली अमेरिका को भी ये मैसेज मिलता था, ठीक है, और अमेरिका के पार्टनर्स को, कि वॉर्सो पैक्ट में शामिल हुए देशों के ऊपर अगर हमने अटैक करा या फिर कुछ अपनी गंदी चाल अपनाने की कोशिश करी, उनके सिक्योरिटी इंटरेस्ट को कॉम्प्रोमाइज़ करने की कोशिश करी, तो सिर्फ उससे रशिया नाराज़ नहीं होगा, पूरे का पूरा यूएसएसआर और पूरे के पूरे वॉर्सो पैक्ट में अपार्ट फ्रॉम यूएसएसआर की 15 कंट्रीज जो भी एडिशनल पार्टनर्स हैं, वो सारे मिलकर फिर हम पर अटैक करेंगे, उस कंट्री पर अटैक करेंगे। ऐसा ना सोचे अमेरिका कि अगर वो रशिया के ऊपर अटैक करता है तो सिर्फ रशिया ही जवाब देगा, वॉर्सो पैक्ट में जुड़ी हुई सारी कंट्रीज जो हैं वो करारा जवाब देंगी। तो इसकी वजह से क्या हुआ, कोल्ड वॉर को हम लोग कोल्ड क्यों कहते हैं? बिकॉज यहाँ पर हॉट वॉर नहीं हुआ, गोलियां नहीं चली दोनों देशों के बीच में, कोई प्रॉपर एक विश्व युद्ध नहीं हुआ, ग्राउंड बैटल नहीं हुआ, बिकॉज ऑफ डेटरेंस। तुम हमसे दूर रहो, हम तुमसे दूरी बनाकर रखेंगे। अलाइंसेस के थ्रू ये मैसेज जो है वो मिल जाता है एक कंट्री को दूसरी कंट्री से। क्योंकि अगर आप ये सोचो कि नेटो बना हुआ है और पाकिस्तान जो है वो नेटो के किसी मेंबर से पंगा लेने की कोशिश करे, अब पाकिस्तान को पता है कि वो किसी एक ऐसे स्ट्रॉन्ग अलायंस सिस्टम का पार्ट नहीं है जो उसको बचा लेंगे, तो पाकिस्तान कैसे भी करके नेटो से भिड़ने की कोशिश नहीं करेगा। लेकिन पाकिस्तान फिर भी, एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूं मैं आपको ये, पाकिस्तान फिर भी लेकिन किसी अलायंस सिस्टम को ज्वाइन इसलिए कर लेगा क्योंकि उसको लगेगा कल को नेटो का कोई भी देश मेरे ऊपर हावी होता है तो वो वन साइडेड विन होगा, क्योंकि वो तो जीत जाएंगे अपने कोलिशन पार्टनर्स के साथ, मैं अकेला क्या कर लूंगा, ये चीज होती है। तो इससे डेटरेंस सिस्टम इस्टेब्लिश भी होता है और स्ट्रेंथन भी होता है। डेटरेंस शब्द का मतलब समझ में आया ईशा निर्वैर, कि फिर से कुछ समझाऊं? क्लियर है? पक्का कोई दिक्कत तो नहीं यहां तक? दूसरा इसका फायदा क्या मिलता है अलायंस बनाने का? देखो, अलायंसेस में कंट्रीज आपस में डिफेंस पैक्ट भी साइन कर सकती है, डिफेंस एग्रीमेंट भी साइन कर सकती है, जो कि ये वादा करती है एक दूसरे को, अपने एलीज को, अपने दोस्तों को, जिन्होंने भी उस अलायंस सिस्टम को ज्वाइन कर रखा होता है, तो सारे दोस्तों को इंटरनेशनल रिलेशंस में हम लोग कहते हैं, जब कंट्रीज आपस में एक दूसरे के साथ दोस्ती निभाती हैं तो उनको हम कहते हैं एलीज, उनको हम कहते हैं एलीज, ठीक है, या एलाई कंट्रीज। तो डिफेंस पैक्ट जो होता है वो एलाइज के बीच में ऑपरेट होता है। अगर कोई युद्ध हो जाए किसी भी एक कंट्री का अन्य कंट्री के साथ, तो अलायंस को ज्वाइन करने से ये फायदा होता है, वो कंट्री फिर अकेला महसूस नहीं करती है उस इवेंट में, उस वॉर में। उसको ये पता होता है मेरे जो दोस्त हैं, मेरे जो एलाइज हैं, वो इस वॉर में भले ही मेरा किसी एक कंट्री के साथ तू मैं हुई है या फिर सामने वाली कंट्री मेरे ऊपर हावी होने की कोशिश कर रही है, लेकिन जैसे ही मैं फोन घुमाऊंगा
वो उस कंट्री का मैसेज ये जाता है सामने वाली कंट्री को, भाई एक फ़ोन में 45 बंदे खड़े हो जाएंगे मेरे पीछे। यानी कि अगर यहाँ से कोई भी एक कंट्री है, फ्रांस है मान लो, फ्रांस के ऊपर कोई कंट्री हावी होने की कोशिश कर रही है, तो फ्रांस का ये कहना कि भाई एक फ़ोन घुमाऊंगा 45 बंदे मेरे सामने खड़े हो जाएंगे, तो वो कहने का मतलब ये कि फ्रांस जो है नेटो मेंबर्स को बेसिकली कॉल करेगा कि भाई सामने वाली कंट्री जो है बहुत उछल रही है, आ जाओ सब लोग साथ मिलकर इसको औकात दिखाते हैं। ये हो जाता है। अब जैसे नेटो का ना एक चार्टर है, हर एक जो इंटरनेशनल अलाइंसेस होते हैं उनके टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं, उनके फॉर्मेशन होती है, और उनके कॉन्स्टिट्यूशन को हम लोग बेसिकली क्या बोलते हैं, जिसके बेसिस पर वो बन रखे होते हैं, चार्टर। ठीक है, हर एक ऑर्गेनाइजेशन का अपना चार्टर होता है, जैसे यूएन का भी एक चार्टर होता है, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में बताया था। नेटो के चार्टर में क्रिस्टल क्लियर तरीके से एक लाइन गिवन है। क्या लाइन गिवन है वो? अटैक ऑन एनी वन कंट्री विल बी रिगार्डेड एज एन अटैक अगेंस्ट देम ऑल। कहने का मतलब ये है, नेटो का चार्टर ये बोलता है अगर किसी एक के ऊपर भी, हम जितने भी नेटो के मेंबर्स हैं, अगर किसी एक के ऊपर भी अटैक करा गया, हम ये मान लेंगे क्योंकि उसने नेटो को ज्वाइन कर रखा है कि हम सबके ऊपर ही अटैक हुआ है। और वॉर्सो पैक्ट में भी फिर जब यूएसएसआर ने इसका चार्टर लिखा था तो ये वाली लाइन वॉर्सो पैक्ट में भी डाली गई थी, अटैक ऑन एनी वन ऑफ अस विल बी रिगार्डेड एज एन अटैक अगेंस्ट ऑल ऑफ अस। ठीक है, ये दूसरा फायदा। तीसरा क्या होता है, एलिस को यह भी बोल दिया जाता है क्योंकि तुम अब हमारे साथ अलायंस सिस्टम के पार्ट हो, तो यू आर प्रिक्लूडेड। प्रिक्लूडेड का सिंपल मीनिंग होता है दोस्तों, प्रिक्लूडेड का मतलब होता है प्रिवेंटेड। यू आर प्रिवेंटेड फ्रॉम ज्वाइनिंग अदर अलायंसेस। आपने अगर हमारी अलायंस ज्वाइन कर ली है, आप फिर दूसरी अलायंसेस को ज्वाइन नहीं कर सकते हो। मान लो कोई एक इकोनॉमिक अलायंस है, मतलब अर्थव्यवस्था के लिए कोई कंट्री ज्वाइन करना चाह रही है, तो आप फिर या तो पूछ के ज्वाइन करो, अगर हम सारे लोग आपको परमिशन देंगे तभी आपको एक नई अलायंस ज्वाइन करना। अब ऐसा भी तो नहीं होना चाहिए ना कि कोई कंट्री नेटो की भी मेंबर है, वॉर्सो पैक्ट की भी मेंबर है, तो दोनों में ये दोनों के दोनों जो अलायंसेस हैं वो तो फिर उस कंट्री को ऐसा समझेंगे, ये तो भाई विभीषण है एक तरीके से, ये तो इधर की बातें इधर बताएंगे, हमारे साथ जुड़े हुए हमारी बातें उसको जाके बता देंगे, उसकी बातें हमें लाकर बता देंगे। ट्रस्ट कैसे करें इस बिचौलियों के ऊपर? इसलिए जो एलिस हैं जब वो किसी अलायंस को ज्वाइन कर लेते हैं तो उनसे एक एग्रीमेंट साइन करवा लिया जाता है कि आप फर्दर अलायंसेस को ज्वाइन नहीं कर सकते हो। मान लो किसी कारणवश आपको किसी अलायंस को ज्वाइन करना पड़ता है, वो आपकी रीजनल अलायंस है, मान लो आप साउथ एशिया में रहते हो या आप साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज के पार्ट हो, तो आपका कोई एक रीजन में एक अलायंस बन रही है और आपको वो ज्वाइन करना पड़ सकता है किसी सॉफ्ट इशू के ऊपर, लाइक इकोनॉमिक इशूज़, टेक्नोलॉजी के इशूज़ के ऊपर, तो वो काम आप हमसे फिर पूछ कर करना, बिना पूछे कुछ मत करना। ठीक है, तो यानी कि आपको दिख रहा होगा ये जो दोस्ती यारी का ग्रुप है आईआर के कंटेक्स्ट में, ये तो बहुत स्ट्रांग चीज़ है एक, और मैंने इसके सबके फायदे भी आपको बता दिए। अक्सर ये देखा गया है कि दुनिया में पास में जितनी भी अलायंसेस बनी है, पास में दुनिया में चल क्या रहा था, विश्व युद्ध चल रहे थे, वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2, कोल्ड वॉर चल रहा था। ठीक है, आपसी तनबन चल रही थी यूएसए और यूएसएसआर के बीच में। तो अभी तक की दुनिया का इतिहास तो यही है। अब उस इतिहास के बेसिस पर अगर हम अलायंसेस की आइडियोलॉजी को समझने की कोशिश करें तो हमें यह पता लगेगा अक्सर अलायंसेस जो होती हैं उनके अंदर मेंबर्स की एलिस की ट्रीटीज होती हैं। उन ट्रीटीज के अंदर ये कंडीशंस होती हैं कि अगर वही, जैसा कि मैंने आपको नेटो का चार्टर में बताया और वॉर्सो पैक्ट के चार्टर में बताया, अटैक ऑन एनी वन ऑफ अस विल बी रिगार्डेड अटैक अगेंस्ट ऑल ऑफ अस, तो कंडीशंस ये भी होती हैं कि हम एक दूसरे की जरूरत पड़ने पर मिलिट्री हेल्प करेंगे। इशू तुम्हारा हो, इशू हमारा हो, लेकिन क्योंकि हम इस अलायंस सिस्टम के पार्ट हैं, जरूरत पड़ने पर एक दूसरे का बखूबी तरीके से साथ देंगे, साथ निभाएंगे। तो ईशा, निर्भय, पहले मुझे ये बताओ, क्रक्स समझ में आया अलायंस का? फॉर्मेशन क्यों होता है, इसके पीछे प्रमुख कारण समझ में आ गया सब कुछ यहाँ पर? ठीक है, फ्रेमवर्क रेडी हो गया ना, समझ गए हो गए। और बात करते हैं थोड़ी सी अलायंसेस के बारे में। अब देखो, ये जो कोलैबोरेशंस हुआ है कंट्रीज के बीच में, अभी ऊपर हमसे क्या बोला जा रहा था कि ये जो कोलैबोरेशन है ये इसमें ऐसी कंडीशंस होती हैं जनरली सारे अलायंसेस में कि मिलिट्री हेल्प हमारी होगी। लेकिन आपको
ये अभी तक ये पढ़कर लग रहा होगा कि शायद से लड़ाई झगड़े करने के लिए अलाइंसेस बनती हैं, सामने वाली कंट्री को दबाने के लिए अलाइंसेस बनती हैं, कल को कोई युद्ध हो जाए उसके लिए अलाइंसेस बनती हैं। देखो, अलाइंसेस का सोल पर्पस सिर्फ ऐसा नहीं है कि एनिमी स्टेट्स पर अटैक करना, उनको दबा कर रखना, दुनिया में अपना वर्चस्व कायम करना। सिर्फ ये पर्पस नहीं होता अलाइंसेस का, ठीक है। कोलैबोरेशन जो है, इट मे नॉट बी लिमिटेड टू मिलिट्री असिस्टेंस। ऐसा नहीं होता कि सिर्फ मिलिट्री की लड़ाई झगड़े की बात होगी। लेकिन अगर स्पेसिफिकली इस पॉइंट के अंदर हम लोग बात करें, मिलिट्री असिस्टेंस के अलावा अलायंस पार्टनर्स या अलायंस से जुड़े जो भी एलाई कंट्रीज हैं, वो ये भी एक दूसरे से वादा कर सकते हैं ट्रीटी साइन करके। देखो, जो भी कुछ अलायंसेस में होगा ना, फॉर्मल वर्ड का ये मतलब है वो इनफॉर्मल तरीके से नहीं होगा, यानी कि बातूनी नहीं होगा कि फ़ोन पे कॉल करके मोदी जी ने पुतिन जी को ये बोल दिया हम आपसे आर्मामेंट्स अभी तक जो खरीदते हैं हम और बढ़ चढ़ कर खरीदेंगे। हर जो चीज़ अलायंस पार्टनर्स के अंदर होगी वो बाकी पार्टनर से छुपी नहीं होगी और सारे पार्टनर्स को उसके बारे में पता होगा। और कोई भी चीज़ बातूनी तरीके से नहीं होगी कि हाँ भाई सर हिला दिया हमने, हाँ हामियाँ भर दी और दो प्राइम मिनिस्टर्स के बीच में फ़ोन कॉल पे बात हो गई। ऐसा नहीं होगा। प्रॉपर कोई भी चीज़ होती है वो ट्रीटीज़ के थ्रू होती है कि अलायंस सिस्टम का तुम पार्ट हो, कोई भी नया एक्शन लेने जाना है ट्रीटी साइन करो, तुम्हें नई चीज़ें चाहिए ट्रीटी साइन करो, हम एक दूसरे की मिलिटरीली हेल्प करेंगे, ये मुंह से बोलकर वचन मत दो, वो तुम ट्रीटी साइन करके बताओ, ठीक है। तो मिलिट्री असिस्टेंस देने के अलावा अलायंसेस पार्टनर्स के बीच में, अलायंस एलीज के बीच में, कंट्रीज के बीच में ट्रीटीज इस बात को लेकर भी साइन हो सकती हैं कि हम सभी देश मिलकर जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस करेंगे। जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे हो, यहाँ पर इंडियन सोल्जर्स हैं, अमेरिकन सोल्जर्स हैं, ऑस्ट्रेलियन सोल्जर्स हैं। तो जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस भारत कंडक्ट करता है दूसरी कंट्रीज के साथ बायलेटरली, ट्राइलेटरली, क्वाड्रिलेटरली, ठीक है। और दुनिया में जो है जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस का जो फंडा है अभी 10 साल पहले शुरू हुआ है और ये हर टाइम पर, हर नवंबर के महीने में या फिर साल में 2 बार, 2 साल में 1 बार, ऐसा करके ये चलती हैं जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस। आपका तीसरा होमवर्क ये है, भारत जो है दूसरे देशों के साथ जो भी बायलेटरल मिलिट्री एक्सरसाइजेस कंडक्ट करता है, ट्राइलेटरल और क्वाड्रिलेटरल, तो मुझे उसके नाम चाहिए आप लोगों से कमेंट सेक्शन में। एक बायलेटरल मिलिट्री एक्सरसाइज का नाम बताना, एक ट्राइलेटरल मिलिट्री एक्सरसाइज का नाम बताना और कोई भी एक क्वाड्रिलेटरल मिलिट्री एक्सरसाइज का नाम बताना जो भारत जिन देशों के साथ कंडक्ट करते हैं, और उन देशों का नाम भी लिखना कि बायलेटरल में भारत के साथ कौन सी कंट्री का आप मेंशन करने जा रहे हो, ट्राइलेटरल में भारत के साथ कौन सी 2 कंट्रीज और क्वाड्रिलेटरल में भारत के साथ कौन सी 3 कंट्रीज, ठीक है। अब आपको ये थोड़ा सा दिमाग में एक ये क्वेश्चन जागा होगा कि सर जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज करने से हो क्या जाएगा। देखो, जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज करने से हो सकता है ये हो जाए कि एग्जाम्पल के तौर पर हम मान लेते हैं कि ये एक फ्रांस की मिलिट्री का बंदा है। अब फ्रांस की मिलिट्री के कुछ सोल्जर्स, 50 सोल्जर जो हैं, वो भारत में आए, एमपी के, मध्य प्रदेश के किसी डिस्ट्रिक्ट में हमारे 50 आर्मी के लोगों के साथ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज करने। तो इससे होता क्या है, भारत विपरीत परिस्थितियों में, भारत के जो सैनिक हैं वो विपरीत परिस्थितियों में किसी भी चीज़ से, आतंकवाद से लड़ते हुए, जंगलों में नक्सलिज्म का सामना करते हुए, वो कौन से टैक्टिक्स और हथकंडों को अपनाते हैं वो फ्रांस के साथ शेयर करेंगे और फ्रांस के मिलिट्री सोल्जर्स कौन से टैक्टिक्स को अपनाते हैं वो हमारे साथ शेयर करेंगे। तो इससे क्या होता है, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होकर उनकी मिलिट्री की कुछ अच्छी बातें हम सीख लेंगे, अपने आप को अपग्रेड कर लेंगे, और हमसे कुछ अच्छी चीज़ें सीखकर वो अपने आप को अपग्रेड कर लेंगे। तो अभी तक लिमिटेड नंबर ऑफ सिचुएशन में कोई भी एक रोल निभाने का हमारा एक लिमिटेड दायरा होता था, और इस जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज के बाद हो सकता है वो दायरा बहुत बड़ा हो जाए और यहीं पर मान लो कि 2 से 3 कंट्रीज, 5 कंट्रीज, 10 कंट्रीज के बीच में जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हो रही है। तो कितनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन, कितनी ज़्यादा टैक्टिक्स, कौन से हथकंडे वो अपनाते हैं विपरीत परिस्थितियों का सामना करते हुए, वो सभी कंट्रीज को पता लगेंगी। 10 कंट्रीज के बीच में जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्ट हो रही है, अमेरिकन सोल्जर ने आगे आके बताया कि हम ऐसा ऐसा करते हैं इस सिचुएशन के अंदर, बाकी 9 कंट्रीज की मिलिट्री को एक नया मैसेज मिला, एक नई टैक्टिक मिली इस सिचुएशन को डील करने की, ये इससे फायदा हो जाता है। उसके अलावा एलीज कंट्रीज आपस में ये भी इस चीज़ की भी ट्रीटी साइन कर सकते हैं कि हम एक दूसरे की स्टाफ की ट्रेनिंग जो है कंडक्ट करवाएंगे, फिर चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटर्स हों, एम्बेसडर्स हों, उन सब की कोई फॉरेन ऑपरेशंस को कंडक्ट करना हो,
ठीक है, दूसरी कंट्रीज़ को जो है सिचुएशन को बिगड़ने से मनाया कैसे जाता है, ये सब चीज़ें। और वेपन्स प्रोक्योरमेंट, वेपन्स प्रोक्योरमेंट मतलब क्या, नेटो देशों के बीच में हो सकता है इस चीज़ की ट्रीटी साइन हो कि हम जो है, अमेरिका उनसे ये बोले, जैसे अमेरिका का हाथ देखो नेटो की तरफ जा रहा है, नेटो का हाथ अमेरिका की तरफ आ रहा है, तो अमेरिका ये बोले कि जो भी लेटेस्ट एयरक्राफ्ट, जो भी लेटेस्ट वेपन होंगे, जो भी लेटेस्ट टैंक्स होंगे, मिसाइल्स होंगी, उसकी पूरी कंप्लीट इंफॉर्मेशन, और आप तक वो एक्सपोर्ट हम आराम से करवाएंगे, हम कोई भी चीज़ छुपाएंगे नहीं। ठीक है, तो वेपन प्रोक्योरमेंट चीज़ हो गई, स्टाफ की ट्रेनिंग हो गई, और जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस हो गई। इस चीज़ की भी ट्रीटी जो है वो अलाइंसेस मेंबर्स के बीच में, अलायंस के एलीज के बीच में साइन हो सकती है। अब ये तो बात हुई लड़ाई झगड़ों की, क्योंकि पॉइंट घुमा फिरा के यही आ जाता है कि आपके दिमाग में अभी तक यही चल रहा होगा, सर मिलिट्री, जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस, स्टाफ ट्रेनिंग, वेपन्स प्रोक्योरमेंट, ये सब कुछ तो लड़ाई झगड़े वाली बात हो गई ना। यस, मैं एग्री करता हूँ चीज़ से, लेकिन अलायंसेस का नेचर सिर्फ इतना नहीं होता एस्टैब्लिश होने का। अलायंसेस जो होता है, अलायंसेस जो बने होते हैं, इट ऑल्सो ऑफन एज्यूम्स डिप्लोमेटिक सपोर्ट, कि जब भी कोई फॉरेन पॉलिसी को अंजाम देना होगा या इंटरनेशनली यूएन के प्लेटफॉर्म में किसी चीज़ की वोटिंग होगी, तो हम एक दूसरे का साथ देंगे। मान लो इंडिया किसी ऐसे अलायंस का पार्ट है जहां पर यूनाइटेड नेशंस के जो 5 परमानेंट मेंबर्स हैं, उनमें अमेरिका आता है, उनमें ब्रिटेन आता है, यूके आता है, उसमें फ्रांस आता है। ठीक है, और भारत के जो 5 हैं जो परमानेंट मेंबर्स हैं, वो कौन कौन से हैं, यूएसए, यूके, फ्रांस, रशिया और चाइना। अब भारत ने कोई एक ऐसा अलायंस सिस्टम ज्वाइन करा जहां पर चाइना के अलावा ये बाकी 4 मेंबर्स हैं, चारों को मान लेते हैं, चलो रशिया भी है, यूएसए भी है, यूके भी है, फ्रांस भी है। अब इंडिया भी इसका मेंबर बन गया। अब इंडिया के लिए मान लो यूनाइटेड नेशंस में वोटिंग हो रही है कि इंडिया को छठा परमानेंट मेंबर बनाना है कि नहीं बनाना है। अब इंडिया की पोजीशन उस अलायंस को ज्वाइन कर कर, जहां पर रशिया, यूएसए, यूके और फ्रांस थे, ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी, क्योंकि इनसे डेली बेसिस पर बातचीत होती है, वेपन्स प्रोक्योरमेंट होते हैं, डिप्लोमेटिक सपोर्ट मिलता है फॉरेन पॉलिसी के कंटेक्स्ट में। तो ये डिप्लोमेटिक सपोर्ट ये देश हमें देंगे कैसे, भारत ये बोलेगा यार हम तो एक ही फैमिली के पार्ट है ना, हम तो एक ही अलायंस के पार्ट हैं, कल यूएन में वोटिंग होने जा रही है, प्लीज़ देख लेना, चाइना वीटो वगैरह ना डाले, तुम 4 भी उसको मिलकर समझाना, हम परमानेंट मेंबर बनने के लिए यूनाइटेड नेशंस के बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, और तुम चारों हमारे लिए येस का वोट डाल देना। तो उस सिचुएशन में, क्योंकि इंडिया इनके साथ अलायंस सिस्टम का पार्ट है, इनकी फैमिली का पार्ट है, तो हो सकता है कल को ऐसी कोई वोटिंग हो तो रशिया भी हाँ कर दे, यूएसए हाँ कर दे, यूके हाँ कर दे, फ्रांस हाँ कर दे, और चाइना का वोट न्यूट्रल हो, तो अमेरिका को परमानेंट मेंबर, इंडिया को सॉरी परमानेंट मेंबर यूनाइटेड नेशंस का आराम से बना लिया जाएगा। तो ये सिचुएशन मैंने आपको बताई, हालांकि मनगढ़ंत कहानी ही बनाई है मैंने, लेकिन काफ़ी हद तक ये सही भी है। क्यों सही है, इंडिया जब भी परमानेंट मेंबर बनना चाहता है यूनाइटेड नेशंस का, या जब भी इस चीज़ के ऊपर कभी भी कोई चीज़ उठती है यूनाइटेड नेशंस के अंदर, तो पांचों परमानेंट मेंबर में हमेशा जो अटकलें पैदा करता है हमारे लिए, चाइना पैदा करता है। और आपको जानकर ताज्जुब होगा, शुरुआती दौर पे भारत जो है वो परमानेंट मेंबर आसानी से बन सकता था, भारत को वो सीट ऑफर करी गई थी। भारत ने हिंदी चीनी भाई भाई के चलते, जब 1960 के दशक में, 1950 के दशक में हमारे रिश्ते बहुत अच्छे हुआ करते थे चाइना के साथ, हमें नहीं पता था कि चाइना 1962 में वॉर हमसे लड़के अक्साई चीन का इतना बड़ा एरिया हमसे हड़प लेगा, कि जिस पे आज के समय में अगर आप उस एरिया को कैलकुलेट करो तो 28 दिल्ली बन सकते हैं। यस दोस्तों, 28 दिल्ली जितने बड़े एरिया पे बन सकते हैं, इतना बड़ा एरिया चाइना ने हमसे हड़पा हुआ है आफ्टर 1962 इंडो चाइना वॉर। चाइना हमेशा वीटो कर देता है जब भी इंडिया को परमानेंट मेंबर बनाने की बात होती है। वीटो होता है नेगेटिव वोट। यूनाइटेड नेशंस के कंटेक्स्ट में, मैं वीटो के बारे में आपको डिटेल में बताऊंगा, लेकिन शॉर्ट में बता देता हूँ। यूएन के कंटेक्स्ट में वीटो का मतलब होता है नेगेटिव वोट, यानी कि अगर इन चारों कंट्रीज ने हाँ करा ना इंडिया को परमानेंट मेंबर बनाने के लिए, सिर्फ चाइना ने उस समय पे नो कर दिया, नहीं बनाना है, तो बाकी चारों का डिसीजन कोई भी मायने नहीं रखेगा, उनके लिए भी नो हो जाएगा। ये होता है वीटो। एक कंट्री का नो बोलना सबके ऊपर थप्पा लगा देता है कि तुमने भले ही यस बोला हो लेकिन नो ही माना जाएगा। तो अलायंस को ज्वाइन करने से ये फ़ायदा मिल सकता है कंट्रीज़ को, जैसे हमने इंडिया की अभी एक कहानी बनाई कि एक ऐसे अलायंस को इंडिया ज्वाइन करे जहाँ पर यूएसए है,
यूके है यानी कि ब्रिटेन है, ठीक है, रशिया है, फ्रांस है, और वो क्योंकि परमानेंट मेंबर्स हैं तो कल को कोई भी मेजर डिसीजंस होता है जिसमें इंडिया के इंटरेस्ट जो हैं वो प्रभावित हो सकते हैं यूनाइटेड नेशंस में। अब क्योंकि हम उनकी फैमिली का पार्ट है, हम उनके अलायंस सिस्टम का पार्ट है, तो वो पॉसिबल चांसेस यही है 99.99% कि वो हमें सपोर्ट ही करेंगे, ठीक है। अब अलाइंसेस क्या सारी की सारी सबको पता होती हैं क्या? ज़रूरी नहीं है। बहुत सारी अलाइंसेस सीक्रेट होती हैं, बहुत सारी अलाइंसेस ओपन होती हैं। जैसे ब्रिक्स नेशंस, ये ओपन है, ठीक है। भले ही हम मान सकते हैं कि काफ़ी टाइम से भारत के जो रिश्ते हैं वो चाइना के साथ अच्छे नहीं चल रहे हैं, लेकिन फिर भी ओपनली हम ब्रिक्स की समिट में पार्टिसिपेट करने जाते हैं, ठीक है। और ऐसे ओपन वाले अलायंसेस कौन कौन से हो सकते हैं? अनगिनत हैं। आप G7 ग्रुप की बात कर लो, G20 ग्रुप की बात कर लो, G77 ग्रुप की बात कर लो, आप यूरोपियन यूनियन की बात कर लो, आप आसियन नेशंस की बात कर लो, आप सार्क कंट्रीज़ की बात कर लो, आप ब्रिक्स की बात कर लो। ये सारे ओपन अलाइंसेस हैं, ठीक है। मल्टीलेटरल भी हो सकते हैं, ये तो मैंने आपको पहली स्लाइड पे बता दिया था। मल्टीलेटरल मतलब जब उसमें जो एग्रीमेंट है अलायंस में एंटर होने के लिए एक दो कंट्री, तीन कंट्री, चार कंट्री नहीं है, चार से ज़्यादा है, तो वो बन जाएगा मल्टीलेटरल अलायंस, जहाँ पर बड़ी सारी कंट्रीज ने उसको ज्वाइन कर रखा है। अब ये सारे मल्टीलेटरल ही तो हैं। G7 मतलब ग्रुप ऑफ 7, 7 कंट्रीज। G20 मतलब ग्रुप ऑफ 20 कंट्रीज। G77 ग्रुप ऑफ 77 यानी कि 77 कंट्रीज। यूरोपियन यूनियन, ठीक है, आसियान 10 मेंबर्स हैं इसके बीच में, सार्क, भारत और भारत के जो पड़ोसी मुल्क हैं वो, ब्रिक्स 5 मेंबर्स, ये सारे मल्टीलेटरल ही हैं। और बायलेटरल, दो देशों के बीच में भी अलायंसी सिस्टम एग्जिस्ट कर सकते हैं। आपका चौथा होमवर्क ये है, कमेंट करके ये बताना दुनिया में ऐसे फेमस कोई भी 3 बायलेटरल अलायंसेस के नाम आप कमेंट करके मेरे को बताना, ठीक है। यहां तक ईशा, निर्वैर, बात समझ में आई? कोई डाउट तो नहीं निर्वैर, ईशा? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये वाला जो मैं डिस्कशन अब जो करने जा रहा हूँ तीसरी स्लाइड पे, बहुत इसको फोकस करके सुनना, इंपॉर्टेंट है ये, आपको नई चीज़ें जानने को भी मिलेंगी। देखो क्या होता है, जब कोल्ड वॉर का सिलसिला जब चला तो लड़ाई जो चल रही थी वो किसके बीच में चल रही थी? यूएसए और यूएसएसआर के बीच में, है ना। दुनिया भर के देशों को ये चीज़ समझ में आ गई कि कल को अगर यूएसए, आप तो देखो हेजीमनी कंट्री वो बनी गया यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन के बाद, लेकिन जब वो नहीं बना था हेजीमन कंट्री, और आज मान लेते हैं चलो वो हेजीमन है भी, मान क्या लेते हैं, सच में है भी वो हेजीमन कंट्री, यूनिपोलर वर्ल्ड जो है वो यूएसए से ही है दुनिया के अंदर। लेकिन जब ऐसा सिलसिला नहीं था, जब प्रॉपर तरीके से दुनिया बायपोलर वर्ल्ड के अंदर बटी हुई थी। बायपोलैरिटी या बायपोलर वर्ल्ड का मतलब क्या होता है? जब हम दुश्मनी की बात करते हैं यूएसए और यूएसएसआर की, लेकिन आज बायपोलर वर्ल्ड का मीनिंग भी चेंज हो गया। अब अमेरिका के साथ सामने जो उसका दुश्मन है, रशिया इतना बड़ा नहीं है, वो है चाइना। तो कई सारे पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स हमें ये बोलते हैं कि कोल्ड वॉर जो अमेरिका और यूएसएसआर के बीच में चला था ना, वो कोल्ड वॉर अब कोल्ड वॉर 2.0 है। अब जो खटास है रिश्तों में या वर्ल्ड का बाप बनने की जो भूख है, वो इशू अब आ चुका है उतर के चाइना वर्सेस यूएसए में। अर्लियर इट वॉज यूएसए वर्सेस यूएसएसआर। तो एक चीज देखी गई कि यार कंट्रीज के बीच में ऐसे तो पावर को लेके जो भूख है वो बढ़ती ही रहेगी। कभी कोई किसी के ऊपर अटैक कर रहा है, कोई किसी के ऊपर अटैक कर रहा है, किसी को हेजीमन बनना है, किसी को हेजीमनी को नीचे लाना है, खुद हेजीमन बनना है। तो एक चीज देखी गई, एक कंसेप्ट निकल कर आता है बैलेंस ऑफ पावर। और बैलेंस ऑफ पावर भी कुछ इसी तरीके से काम करता है जो कि मैंने आपको बताया, डेटरेंस, कि सामने वाले को आप बाप बनने से रोक दो दुनिया का। बैलेंस ऑफ पावर के अंदर क्या होता है, सभी कंट्रीज ये मिलकर कोशिश करती हैं कि
जैसे करंटली अगर मैं बात करूं कि वर्ल्ड का स्ट्रक्चर यूनिपोलर वर्ल्ड है, अमेरिका जो है वो हेजिमन कंट्री है, तो उसके सामने क्या कोई ऐसा पावर स्ट्रक्चर, क्या कोई ऐसा अलायंस मौजूद है जो अमेरिका की पावर को मिलकर आपसी, उनके बीच में आपसी इतना गहरा संबंध हो कि अमेरिका को बाप बनने से वो रोक सकें या अमेरिका की हेजिमनी को कंट्रोल में ला सकें? अमेरिका जब कुछ गलत कर रहा हो तो सही को सही और गलत को गलत बोल सकें? क्या ऐसा नेशंस के बीच में पॉसिबल है कि इतना आपसी तालमेल बनाकर वो अमेरिका को या अमेरिका की हेजिमनी को कंट्रोल में रख सकें? इसको कहते हैं बैलेंस ऑफ पावर सिस्टम। लेकिन प्रॉपर ये कंसेप्ट क्या होता है, इसको जब हम बैलेंस ऑफ पावर का कंसेप्ट मैं आपको बताऊंगा तब आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और डिटेल में अगर आपको ये जानना है पहले से ही, तो मैं आपको 1000 बार बोल चुका हूँ, क्लास 12th की पॉलिटिकल साइंस की एनसीईआरटी जो कोल्ड वॉर वाली है, कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, आप उसकी प्लेलिस्ट को देखो, तब ये सारी चीज़ें आपको और क्लियर हो जाएंगी। तो बैलेंस ऑफ पावर सिस्टम के अंदर जो अलायंस सिस्टम जो माना गया, वो माना गया कि यार ये सबसे इंपॉर्टेंट पहलू है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, और ये इसलिए भी नेसेसरी है ताकि दुनिया में स्टेबिलिटी जो है वो मेंटेन रह सके। क्योंकि अगर बैलेंस ऑफ पावर नहीं होगा तो पावर तो सिर्फ एक ही के हाथ में चली जाएगी। जैसे कोल्ड वॉर के बाद, यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन के बाद दुनिया बन गई यूनिपोलर। अब अमेरिका बन गया एक हेजिमन, और इस हेजिमन को कंट्रोल करने के लिए अगर कोई मतलब इसके सामने कोई पावर स्ट्रक्चर, कोई स्ट्रॉन्ग अलायंस अगर मौजूद ना हो, एक कंट्री की तो बात हम नहीं करते हैं, आज के समय में भी मैं आपको क्लियर कर दूं कि आप अगर ये सोचो कि रशिया इकलौता चैलेंज कर लेगा अमेरिका की पावर को, चाइना कर लेगा, नहीं, दुनिया आज भी यूनिपोलर है। आज भी यूएसए जो है वो हेजिमन है वर्ल्ड का, ठीक है, ये चीज़ याद रखना। ये पावर स्ट्रक्चर अभी तक चेंज नहीं हुआ है। लेकिन रशिया अगर अमेरिका को चैलेंज दे सकता है, और रशिया और चाइना का अगर अलायंस शामिल हो जाए, और रशिया और चाइना के अलायंस में इंडिया भी शामिल हो जाए, अब तो ये बहुत तगड़ा बैलेंस ऑफ पावर बन गया। अब अकेला अमेरिका क्या कर लेगा बताओ? हो गया ना पावर स्ट्रक्चर चेंज। तो बेसिकली ये एक तरीका का तराजू है, जैसे जो वजन नापते हैं ना हम, सब्जी का जो तराजू होता है, तो वो अगर अलायंस सिस्टम ना हो, मतलब यहाँ पर राइटर आपको ना अलायंस सिस्टम की इंपॉर्टेंस बता रहा है। कह रहा है कि दुनिया में अलायंस सिस्टम में की वेरिएबल एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर इसलिए माना गया ताकि जैसे सब्जी का जो तराजू होता है, तो ये जो बैलेंस ऑफ पावर का तराजू है, ये एक साइड इसका अमेरिका की तरफ ये इंक्लाइंड ना हो। जैसे सीसो है, जो सीसो होता है, तो वो उसकी एक साइड अमेरिका की तरफ टिल्टेड ना हो। उसको औकात में रखने के लिए उसके सामने एक ऐसा अलायंस सिस्टम अगर होगा दुनिया के अंदर, तो उससे स्टेबिलिटी रहेगी दुनिया के अंदर। फिर अमेरिका अपनी मनमानी नहीं चला सकता, या कोई भी कल को हेजिमन बनेगा वो अपनी मनमानी नहीं चला सकते हैं। जैसे मैंने आपको अभी कुछ लेक्चर्स पहले बताया था कि सब सारे देश बहुत सालों से परेशान थे, यार अमेरिकन डॉलर ही हम क्यों रखें कच्चे तेल को खरीदने के लिए, दुनिया में व्यापार करने के लिए? डॉलर ही क्यों, हमारी करेंसी क्या झकमराने गई? हम क्यों नहीं यूज कर सकते उस करेंसी को? तो ब्रिक्स नेशन ने एक आइडिया निकाला पेट्रो डॉलर का, ठीक है। मैंने आपसे पूछा भी था कि कमेंट करके आप बताना, उस करेंसी का नाम है पेट्रो डॉलर, जो कि ब्रिक्स कंट्रीज लाने वाली हैं कि हम इसमें करेंगे कच्चे तेल का व्यापार, कच्चे तेल का बिजनेस। और उस चीज़ को किसने आइडिया दिया, वो किसने पुट फॉरवर्ड करा? चाइना ने। तो क्या बाकी ब्रिक्स देशों ने उसका साथ दिया? जी हाँ, मोदी जी तक इस चीज़ का साथ दे रहे हैं। क्योंकि बात यहाँ पर अमेरिका से रिश्ते बिगाड़ने या बनाने की नहीं है। बात यह कि भाई साहब, आपकी करेंसी है बहुत ज़्यादा महंगी, हमारे पास नहीं रहते इतने ज़्यादा रिजर्व्स, और हमारे दिमाग बहुत सालों से परेशान है कि आपकी ही कंट्री की करेंसी में हम व्यापार क्यों करें। अगर इतना है, अगर आप हमसे इतने अच्छे रिश्ते बनाकर रखते हो, हमारे 500 के, 200 के, 50 के नोट रख लिया करो कच्चे तेल खरीदने में। हम डॉलर के रिजर्व्स रखें और तुम डॉलर ही एक्सेप्ट करते हो, और तुम होते कौन हो ये बताने वाले, कैसे डॉलर ही रखना पड़ेगा? ये कंट्रीज को समझ में आ गया। अब अमेरिका की हालत पतली है इन दिनों। तो ये क्या हुआ? हेजिमन को कंट्रोल करा गया कि नहीं करा गया? बैलेंस ऑफ पावर का तराजू उसके सामने रखा गया कि नहीं रखा गया? उसके वर्चस्व को, जो पावर है, जो उसका वेट है, एक साइड जो टिल्टेड था, औकात में लेकर आया कि नहीं आया ब्रिक्स कंट्री चाइना के आइडिया से? बिल्कुल लेकर आया। ट्रेड वॉर जब चले थे, मैंने आपको बताया था 2-3 लेक्चर्स पहले, मैं लगातार आपको बताने में लगा हूँ, याद है ईशान निर्भय? ट्रेड वॉर 2019 में चले थे, ये अमेरिका के बीच में और चाइना के बीच में, है ना?
तो बेसिकली चाइना क्या करने की कोशिश कर रहा है, दुनिया में अपनी ग्लोबल प्रेजेंस को बढ़ा रहा है थ्रू मैन्युफैक्चर्ड गुड्स एंड सर्विसेज, है ना। तो वो क्या है, अमेरिका को एक झटका है। क्यों? क्योंकि अमेरिका का जितना कंट्रीब्यूशन, जितना सप्लाई जाता है, तो वो अमेरिका की जीडीपी का ही उससे इजाफा होता है, अमेरिका की जीडीपी बढ़ती है। लेकिन अब पासा जो है वो पलटने लगा है, चाइना के फेवर में आने लगा है, ठीक है। अब अलाइंसेस जो होते हैं, जब भी अलाइंसेस बनते हैं, ठीक है, अलाइंसेस इन सच केसेस वर ऑफन कंटिजेंट एंड इशू ओरिएंटेड। मतलब राइटर आपको ये बता रहे हैं कि अलायंस जब भी दुनिया में आज तक बने हैं वो किसी ना किसी इशू के ऊपर बने हैं। जैसा कि मैंने आपको पहली स्लाइड के अंदर ये एग्जांपल बताया, क्योंकि अमेरिका ने कोल्ड वॉर के टाइम पर नेटो सीएटो सेंटो बनाया था, तो उसके पावर स्ट्रक्चर को बैलेंस करने के लिए, उसको चैलेंज करने के लिए यूएसएसआर को बनाना पड़ा वॉर्सो पैक्ट 1955 में, ठीक है। तो ये तो हो गया इशू ओरिएंटेड। कौन सा इशू चल रहा था उस टाइम पर? कोल्ड वॉर चल रहा था 1960s में। लेकिन बहुत बार ऐसा भी देखा गया है कि कंट्रीज ना अपना स्टैंड लेने में थोड़ा सा कतराते हैं। जैसे इंडिया को मान लो ऑफर करा गया कि तुम इस अलायंस को ज्वाइन करोगे, इंडिया ना पहले पूरा 360 डिग्री घूमेगा, यार यूएसए तो बुरा नहीं मान जाएगा, चाइना के साथ वैसे ही इतने रिश्ते खराब चल रहे हैं, और खराब करने की हमें नीड है क्या? रशिया को हम रशिया गुस्सा तो नहीं हो जाएगा, रशिया को हम गुस्सा तो नहीं दिलाएंगे ये वाला काम करके। तो बहुत बार ये देखा गया है, इंडिया तो फिर भी, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बोलता हूँ, इंडिया अपना स्टैंड बहुत अच्छी तरीके से मेंटेन करके रखता है। कैसे? एक एग्जांपल देता हूँ छोटा सा, जिसको मैंने जो 12th क्लास की एनसीईआरटी कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स उसके कोल्ड वॉर वाले चैप्टर के अंदर भी कवर करवाया था। आज़ादी के बाद भारत ना नैम की स्थापना करता है, ठीक है, नॉन अलाइंड मूवमेंट। बहुत बार अमेरिका ने ऑफर दिया था कि आओ नेटो सीएटो सेंटो को ज्वाइन कर लो। पाकिस्तान ने तो कर भी लिया था, ठीक है, पाकिस्तान ने तो कर भी लिया था इसको ज्वाइन, नेटो को नहीं, मतलब सीएटो सेंटो को ज्वाइन कर लिया था। भारत को ऑफर करा गया तुम ज्वाइन कर लो। लेकिन इंडिया जो है वो अमेरिका की तरफ इतना ज़्यादा इंक्लाइंड नहीं था। यूएसएसआर से हमारी पहले से ही दोस्ती थी, आज़ादी से पहले हमेशा यूएसएसआर ने हमारा साथ दिया। उसकी आइडियोलॉजी जो है हमारी आज़ादी की लड़ाई में भी काम आई थी, कम्युनिज्म और सोशलिज्म। तो रशिया ने ऑफर दिया, मतलब यूएसएसआर ने ऑफर दिया कि आप वॉर्सो पैक्ट को ज्वाइन कर लो। भारत किसी के भी साथ ना अपने रिश्तों में खटास लेकर नहीं आना चाहता था। भारत दोनों दलों से, दोनों पक्षों से सहायता चाहता था, मदद चाहता था, और आपसी तालमेल बनाए रखना चाहता था। तो ना ही उसने लाइन टो करी, लक्ष्मण रेखा पार करी नेटो को ज्वाइन करने के लिए, ना ही उसने लक्ष्मण रेखा पार करी भारत ने वॉर्सो पैक्ट को ज्वाइन करने के लिए। तो आज परिस्थिति क्या कहती है, जो भारत ने उस टाइम पर जो कदम उठाया, क्या आज वो हमें फल दे रहा है? जी हाँ, बिल्कुल दे रहा है। यूएसए को चाइना और रशिया के ऊपर निगरानी रखने के लिए भारत की जरूरत है, तो वो भारत से रिश्ते कैसे भी करके बिगाड़ना नहीं चाहता। अभी जैसे ट्रंप इलेक्ट हुए हैं, वाह भाई, आप देखो, अभी हम कुछ लेक्चर्स पहले बात कर रहे थे कि ट्रंप के आने के चांसेस हैं, ऐसा है वैसा है, आ गए ना ट्रंप, ठीक है। भारत बहुत खुश है ट्रंप के आने से। क्या इसका मतलब ये कि भारत रशिया के साथ दोस्ती तोड़ देगा? नहीं। इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट आर्म्स एक्सपोर्टर है रशिया का। मतलब रशिया जितने बंदूकें, हथियार, तोपें, बारूद, ये सब जो बनाता है ना, और दुनिया में जहाँ भी बेचता है इसको, सबसे सेकेंड लार्जेस्ट बायर, सबसे बड़ा इंडिया है, ठीक है। तो इंडिया दोनों के साथ रिश्ते बनाकर बैठा हुआ है कि बिगाड़ कर बैठा हुआ है? ऑब्वियसली बात है, बनाकर बैठा हुआ है। चाइना के साथ अभी हम भिड़ते नहीं हैं, पाकिस्तान के साथ हमारी बातचीत बंद है। लेकिन क्या इसका मतलब ये कि हमने उनके साथ ट्रेड या सर्विसेज जो हैं, जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट है, वो बंद कर दिया? नहीं। भारत बहुत अच्छा स्टैंड लेकर चलता है। भारत की आइडियोलॉजी इंटरनेशनल कंटेक्स्ट में बुद्धिज्म की पाथ को डिनोट करती है, मिडल पाथ। ना इसकी तरफ झुको ना उसकी तरफ झुको, बैलेंस करके चलो, बिल्कुल बीचों बीच में, 50% इसका 50% उसका, तुम जिंदाबाद। लेकिन बहुत सारी कंट्रीज के डिसीजंस को जब आप एनालाइज करोगे, जो मैं अब लाइन बोलने जा रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि मैंने आपको यूएसए की हेजीमनी का जब चैप्टर पढ़ाया था क्लास 12th की पॉलिटिकल साइंस की एनसीईआरटी में, अगेन वही कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, तब वहाँ पर मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, बैंड वैगन पॉलिसी या बैंड वैगन इफेक्ट, बैंड वैगन फिनोमिना भी कहते हैं उसको। क्या होता है अभी बताता हूँ। छोटी छोटी कंट्रीज क्या करती हैं, वो अपना स्टैंड लेने से कतराती हैं। जैसे भारत ने साफ तरीके से अमेरिका को बोल दिया था, सॉरी भाई साहब, नेटो सीएटो सेंटो को ज्वाइन नहीं कर पाएंगे। रशिया को बुरा लगा, रशिया को भी साफ मुंह पे मना कर दिया था, वॉर्सो पैक्ट को सॉरी भाई साहब ज्वाइन नहीं कर पाएंगे। इंडिया जो है, जैसे कुछ लोग मुंह पे बहुत कटाश होते हैं ना, कि वो सीधी बात करते हैं, सीधी बात नो बकवास, चाहे आपको बुरी लगे चाहे भली लगे, लेकिन उनका स्टैंड बहुत क्लियर होता है, क्योंकि वो साफ दिल के होते हैं।
तो वो ऐसा नहीं करते कि कल को झूठ बोल रहे हैं हाँ कर लेंगे ज्वाइन, सोच लेंगे, इसकी बुराइयां उससे कर रहे हैं, उसकी ऐसे कर रहे हैं। भारत का रवैया इंटरनेशनल कंटेक्स्ट में यही रहता है, सारी कंट्रीज को ये पता है कि भारत ने अगर ना कर दी किसी मुद्दे के ऊपर तो वो ना ही मानी जाएगी। बेल्ट एंड सिल्क रोड इनिशिएटिव चाइना का, फ्रांस के राष्ट्रपति ने कॉल करा, इसने कॉल करा, उसने कॉल करा, पुतिन ने कॉल करा हमें मोदी जी को, अरे ज्वाइन कर लो कोई बात नहीं, क्या अमेरिका की वजह से नहीं कर रहे हो? भारत ने कहा नहीं। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत ये जो सिल्क रोड जो 2.0 है, जो एंशियंट वर्ल्ड में सिल्क रोड यूज होती थी, तो चाइना ने जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव बनाया है, इसके तहत चाइना स्ट्रिंग्स ऑफ पर्ल्स पॉलिसी खेल रहा है हमारे साथ, कि भारत को घेरने की कोशिश कर रहा है। और उसी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत चाइना ने पाकिस्तान के साथ मिलकर सीपैक को हवाला दिया, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। इस चीज से भारत बहुत गुस्सा था, पुतिन ने बहुत समझाया। चाइना ने पुतिन के कहने पर चाइना के राष्ट्रपति ने शी जिनपिंग ने कॉल भी करा मोदी जी को, अरे मोदी जी नाराज क्यों होते हो, जो बोलोगे जैसा बोलोगे कर लेंगे, आ तो जाओ। और आप यकीन नहीं मानोगे, 100 से ज्यादा कंट्री शामिल हैं बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में जापान तक ने ज्वाइन कर रखा उसको। भारत ने लेकिन बोला सॉरी वी आर नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड करेंटली, फ्यूचर में अगर हमारी कोई पोजीशन चेंज होगी हम आपको बता देंगे, बार बार कॉल करके कृपया हमें तंग ना करें। लेकिन बहुत सारी कंट्रीज इतना कट टू कट रवैया नहीं अपना पाती हैं, तो वो क्या करती हैं, आप ही इमेज देखो जरा, ये क्या हो रहा है, भीड़ चली आ रही है। कहां तक आ रही है भीड़? ये अमेरिका के राष्ट्रपति की कुर्सी तक, यानी कि यूएसए यहां पर एक हेजिमन को सिंबलाइज कर रहा है, और ये भीड़ पूरी की पूरी फॉलो करते हुए अमेरिका की तरफ है। तो ये इन्होंने भीड़ ने क्या, मतलब मैंने ये डायग्राम क्यों लगाया यहां पर, ये ना अमेरिका की लगाम पकड़ती हैं बड़ी सारी कंट्रीज के, भाई साहब आप अपनी पूछ दे दो हमें, हम आंखें मूंद कर आंखें मीच कर आपके पीछे पीछे चलेंगे, जो आप कहोगे, आप हमारे माई बाप हो, हम आपकी बात को फॉलो करेंगे। इसको कहते हैं बैंड वैगन इफेक्ट। बैंड वैगन इफेक्ट का मतलब होता है भेड़ चाल करना। भेड़ जैसे ग्रुप बनाकर पीछे पीछे चलते हैं, उनको कुछ नहीं पता होता कि आगे जाके खाइए तो बाकी भेड़ें गिर रही हैं, हम भी गिर पड़ेंगे। तो बैंड वैगन फिनोमेना ये कहता है, बहुत बार अलायंस सिस्टम जो होते हैं वो इश्यू ओरिएंटेड होते हैं, कंटेंजेंट होते हैं, लेकिन काफ़ी बार ऐसा भी होता है, कभी कभार ऐसा भी होता है कि जो कंट्रीज होती हैं वो अलायंसेस को ज्वाइन करने से इसलिए कतराती हैं बिकॉज ऑफ बैंड वैगन फिनोमेना। उनकी क्योंकि आदत ये होती है कि मतलब ग्लोब में जो विक्टर है, अब विक्टर यहां पर किसको कह सकते हैं अभी हम, यूएसए को, यूनिपोलर वर्ल्ड की जिसने स्थापना कर रखी है, हम उसके साथ दोस्ती यारी करके रखेंगे, उसको कैसे भी करके रूठने नहीं देंगे। और हमें कोई शौक नहीं है उसके अगेंस्ट एक बैलेंस ऑफ पावर बनाने का, हम उसके अगेंस्ट काउंटर में एक सीसो या काउंटर में एक तराजू पैदा नहीं करना चाहते। हमें नहीं ज्वाइन करना ब्रिक्स कंट्री को या फिर कोई भी ऐसी पावर को कि जो उसको चैलेंज करे। इसको कहते हैं बैंड वैगन पॉलिसी, जिसको आप कहते हैं ना कि जनता जो है वो आंखें बंद कर कर एक को फॉलो करते हुए चल रही है, उनका कोई दिमाग नहीं है। तो जब आप ये चीज़ कंट्रीज के लिए बोलते हैं ना कि कंट्रीज आंखें बिल्कुल अपनी बंद कर कर जो अमेरिका बोलते हैं वो करने को तैयार हैं, या कोई भी कंट्री बोल दे, जरूरी नहीं है बैंड वैगन इफेक्ट को आप ऐसा समझो, मेरी बातों को गलत मत ले जाना कि मैं सिर्फ ये यूएसए की हेजेमनी के संदर्भ में बता रहा हूँ। बहुत सारी कंट्रीज हो सकता है कि चाइना को आंखें बंद करके फॉलो करने लगे। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में चाइना को उन्होंने फॉलो करा, सबने ज्वाइन कर लिया, भारत ने ज्वाइन नहीं करा, अभी मैंने आपको जस्ट बताया। लेकिन बैंड वैगन जो टर्म यूज करी जाती है ना, वो उसी कंटेक्स्ट में यूज करी जाती है कि जो विक्टर होता है। अब आप इंटरनेशनल रिलेशंस में करेंटली विक्टर नेशन चाइना को तो बोलोगे नहीं, वो कौन है, अमेरिका है, ठीक है, क्योंकि वो हेजिमन है, उसने यूनिपोलर वर्ल्ड की स्थापना कर रखी है। तो बाकी सारी कंट्रीज अमेरिका को नाराज नहीं करना चाहते, इसलिए अमेरिका जो बोलता है आंखें बंद कर उसको मान लेते हैं। इसको कहते हैं बैंड वैगन इफेक्ट आईआर के कंटेक्स्ट में। तो क्या अब आप मुझे कहोगे सर इसका कोई प्रूफ दे सकते हो, कोई अच्छी घटना बता सकते हो फेमस जहां पर अमेरिका का बाकी देशों ने साथ दिया आंखें बंद कर? यस, आप चाहे गल्फ वॉर्स की बात कर लो या फिर 9/11 अटैक के बाद ओसामा बिन लादेन की बात कर लो, अमेरिका अकेले नहीं घुसा था इराक के अंदर, काफ़ी बार बता चुका हूँ मैं आपको। फर्स्ट गल्फ वॉर के अंदर 34 कंट्रीज का कोलिशन ग्रुप बनाकर
सेकेंड गल्फ वॉर के अंदर मोर देन 40 कंट्रीज का कोलिशन ग्रुप बनाकर, और आपको जानकर ये ताजुब होगा, पूरी की पूरी फंडिंग इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी, वॉर को फाइनेंस करना, सद्दाम हुसैन को, उसकी फोर्सेस को बेसिकली धूल चटवाना, ये पूरा पैसा जो अमेरिका के एलीज थे गल्फ वॉर्स के अंदर, उन्होंने पैसा फाइनेंस करा था, पूरे का पूरा वॉर को फाइनेंस करा था। अमेरिका का ऐसा कहा जाता है चवन्नी भर खर्च नहीं हुई थी। अमेरिका का सिर्फ एक ब्लूप्रिंट था कि हम ये वॉर्स बनाएंगे। मैंने आपको कुछ लेक्चर्स पहले स्मार्ट बॉम्ब्स के बारे में भी बताया था, जिसका प्रिसीजन टारगेटेड मिसाइल सिस्टम होता है कि एग्जैक्ट उसी जगह पर जाकर गिरेगा। अगर आपको एक साइकिल के ऊपर अटैक करना है तो वहीं अटैक होगा। अमेरिका ने ये टेक्नोलॉजी बनाई थी, लेकिन इसके लिए पूरी की पूरी जो फंडिंग करी थी वो सऊदी अरेबिया, गल्फ कंट्रीज वगैरह ने करी थी, जो साथ देने को तैयार थे अमेरिका का गल्फ वॉर्स के अंदर। सिमिलरली ओसामा बिन लादेन को जब रातों रात एपोडाबाद से पाकिस्तान से उठाकर लाना था, जब अमेरिका को भनक लगी थी, बड़े सारे कोलिशन पार्टनर थे, साथ दिया था कि भाई 9/11 के टाइम पर जो ट्विन टावर्स थे वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के, उसमें 92 कंट्रीज़ के जो लोग थे वो काम कर रहे थे। हम मतलब हमारे इंटरेस्ट को भी प्रभावित करा गया तालिबान के द्वारा, तो हम इसके लीडर को ओसामा बिन लादेन को मारने में आपका साथ देंगे। तब भी पूरी की पूरी जो फाइनेंसिंग थी, जो पूरा का पूरा पैसा खर्च था, अमेरिका की हाँ में हाँ मिलाना, क्या ओसामा बिन लादेन को उठाकर लेकर आना है, इसको मारना है, क्या कहते हैं, अफगानिस्तान की धरती में घुसकर अमेरिका जो 10 साल तक बैठा रहा, ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं, ये बैंड वैगन पॉलिसी का पार्ट है, बैंड वैगन इफेक्ट का पार्ट है। क्लियर हुआ? ये दो चीज़ें समझ में आई आप लोगों को, ईशा, निर्वैर, कि बैंड वैगन इफेक्ट क्या होता है और बैलेंस ऑफ पावर क्या होता है? क्लियर हुआ? तो अलायंसेस जो होते हैं बायपोलर सिस्टम के अंदर, अब बायपोलर सिस्टम क्या है? अभी तो देखो कोई बायपोलर सिस्टम है नहीं, लेकिन जब ये चलता था बायपोलर सिस्टम किसके बीच में? यूएसए वर्सेस यूएसएसआर। आने वाले टाइम पर जो आ सकता है वो है यूएसए वर्सेस चाइना, या कोल्ड वॉर 2.0 जिसको पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स कहते हैं। लेकिन ये तो सिर्फ अभी एक कहने वाली बात है, बायपोलर सिस्टम अभी नहीं है, क्योंकि अगर चाइना अमेरिका की हेजेमनी को टैकल करने की कोशिश करेगा भी ना, तो रेस में पीछे बहुत लोग खड़े हुए हैं। सिर्फ वो चाइना का इतना वर्चस्व नहीं है अकेले, रशिया, इंडिया जैसी ये जो पावर्स हैं ये भी चाहिए पड़ेंगी। ठीक है, तो जो अलायंसेस हैं बायपोलर सिस्टम के अंदर, मतलब राइटर यहाँ पर आपको सिर्फ एक थ्योरेटिकल एंगल बता रहे हैं कि बायपोलैरिटी के अंदर, बायपोलर वर्ल्ड के अंदर क्या होता है। जब भी यहाँ पर कोई अलायंसेस बनते हैं, तो क्या बायपोलर सिस्टम के अंदर कोई अलायंसेस बने थे क्या? यस, अभी मैंने आपको बताया, अमेरिका का नेटो सिएटो सेंटो, यूएसएसआर का वॉर्सो पैक्ट। तो उनके बीच में पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि बहुत बार कन्फ्लिक्ट भी हो जाते हैं उनके ब्लॉक्स के अंदर। अब दोस्तों ये टर्म क्या होता है, ब्लॉक्स क्या होता है? 12th क्लास की एनसीईआरटी में तो मैंने आपको बताया था, फिर से बता देता हूँ। ब्लॉक्स का मतलब होता है, इन्हीं अलायंसेस को हम लोग ब्लॉक्स कहते हैं, कोई यूनिक वर्ड नहीं है। ठीक है, यानी कि ये जो पावर स्ट्रक्चर्स होती हैं इसको हम कहते हैं ब्लॉक्स। जैसे नेटो सिएटो सेंटो, नेटो अपने आप में एक ब्लॉक है, सिएटो अपने आप में एक ब्लॉक है, सेंटो अपने आप में एक ब्लॉक है, ये जो वॉर्सो पैक्ट अपने आप में ब्लॉक है। और इसके लिए इसको हम लोग ब्लॉक्स कभी कभार कहकर एक अलग वर्ड भी यूज़ करते हैं, दीज आर ऑल्सो नोन एज पावर ब्लॉक्स। ब्लॉक्स की स्पेलिंग दोस्तों यही होती है IR में, कहीं आप ये मत लिख देना BLOCK, उसको हम BLOC बोलते हैं, ब्लॉक। ठीक है, ये याद रखना। तो अक्सर कन्फ्लिक्ट किस बात के लिए हो जाते हैं ब्लॉक्स में? ओवर लीडरशिप। ठीक है, ऐसा हो सकता है, ये सिर्फ थ्योरेटिकल एंगल हमें राइटर बता रहा है। देखो जब ये बना था ना नेटो सिएटो सेंटो, उसका लीडर अमेरिका था, वॉर्सो पैक्ट के अंदर रशिया था लीडर। ठीक है, तो तब तो कोई कन्फ्लिक्ट हुआ नहीं, लेकिन राइटर आपको सिर्फ एक थ्योरेटिकल एंगल दे रहे हैं कि अक्सर बायपोलर सिस्टम जब होता है तो दो जो पावर ब्लॉक्स बनती हैं मेजरली, उनके बीच में लीडरशिप को लेकर कन्फ्लिक्ट हो सकता है। अगर आज के टाइम में चाइना कोई एक ऐसा पावर ब्लॉक बनाता है अमेरिका के सामने, मान लो कि अमेरिका ने एक नया ग्रुप बना लिया, कोई एक नेटो 2.0 ऐसा कुछ करके, ठीक है, चाइना ने कुछ एक बार ऐसा बना लिया, ठीक है, कि चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी पावर ब्लॉक ऐसा करके कोई भी एक नाम बना लिया,
वहाँ पर क्या लीडरशिप को लेकर कोई कन्फ्लिक्ट होगी? यस भाई, अगर आप वहाँ पर इंडिया को इनवाइट कर रहे हो, रशिया को इनवाइट कर रहे हो, दूसरी कंट्रीज को इनवाइट कर रहे हो, वो ये कहेंगे भाई साहब आप चाइना को कहेंगे आप क्यों सिर्फ सोल डिसीजन ले रहे हो? आपके साथ अगर हम ना हो तो आप अमेरिका से अकेले जीत लोगे क्या हर चीज़ में? तो ये एक थ्योरेटिकल बात है, अभी तक तो ऐसा वर्ल्ड में हुआ नहीं है वैसे, ठीक है। लेकिन बाकी बाइपोलर सिस्टम को चलो छोड़ दो एक बार के लिए, अलायंसेज में क्या जनरली लीडरशिप को लेकर कन्फ्लिक्ट हो सकता है? यस हो सकता है। जैसे वन ऑफ द रीजनल ऑर्गेनाइजेशन सार्क, वो भी अपने आप में एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन भी, एक अलायंस भी है। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉपरेशन, जहाँ पर इंडिया पाकिस्तान है। तो यहाँ पर लीडरशिप को लेकर जो है थोड़ा सा कन्फ्लिक्ट चलता है, क्योंकि बहुत बार चाइना के भड़काने पर नेपाल जैसी कंट्रीज हमसे रूठ गई थी, एक बार तो श्रीलंका तक रूठ गई थी। उन्होंने भारत के ऊपर इल्ज़ाम लगाया था कि भारत जो है वो सार्क के अंदर या साउथ एशिया की पॉलिटिक्स के अंदर बिग ब्रदर बनने की कोशिश करता है। हमारे कंट्रीज़ का संविधान लिखा जा रहा है, भारत ने, ये नेपाल ने कहा था एक बार हमसे कि हमारी कंट्रीज़ का संविधान लिखा जा रहा है, भारत इंटरफेरेंस करने आ जाता है। श्रीलंका ने हमसे कहा था सिनालीज और तमिलियंस के कन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, भारत के प्रधानमंत्री को अपनी जान गंवानी पड़ी, राजीव गांधी बेफालतू में बिना फालतू में घुसपैठ हमारे मतलब करने लग गए। पाकिस्तान तो आप जानते हो शुरू से वो एंटी रहता है हमारे। तो सार्क जो है अभी ठंडे बस्ते में क्यों चला गया, मतलब ये ऑर्गेनाइजेशन इतनी सक्सेसफुल क्यों नहीं है? बिकॉज ऑफ लीडरशिप इशूज ओनली। और जनरली बाकी देशों के साथ तो हमारे शांत हो गए, अब नेपाल श्रीलंका को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन भारत पाकिस्तान के मामले जब तक सॉल्व नहीं हो सकते तब तक ये रीजनल ऑर्गेनाइजेशन शांति नहीं हो सकती है। मोदी जी बहुत बार इसकी समिट अटेंड करने नहीं जाते हैं, रेगुलरली समिट भी नहीं हो रही है इसकी, तो क्या सक्सेसफुल बनेगा ये रीजनल ऑर्गेनाइजेशन? ठीक है। लेकिन अगर हम लोग बात करें किसी एक मल्टीपोलर सिस्टम की, मल्टीपोलर सिस्टम के अंदर जो अलायंस के जो डायनेमिक्स होते हैं, यानी कि अलायंसेस जिस प्रकार से चलेंगी, मेंबर कंट्री से अलायंस जिस तरीके से वर्क करेंगे, वो काफ़ी फ्लूइड होते हैं। फ्लूइड का मतलब यहाँ पर ये होता है वक्त और हालातों के अनुसार मेंबर कंट्रीज दूसरे मेंबर कंट्रीज की बात को इंपॉर्टेंस देती है, उनकी रिस्पेक्ट करती है, उनकी बात सुनी जाएगी। ठीक है। बहुत बार कुछ कुछ चीज़ें अनसर्टेन भी होती हैं और लेस प्रेडिक्टेबल होती हैं। ठीक है, क्योंकि मल्टीपोलर सिस्टम के अंदर कोई बाप नहीं बनता, वहां पर ऐसा होता है कि सबका साथ सबका विकास। ठीक है। तो मल्टीपोलर सिस्टम के अंदर नेशन स्टेट्स की एक टेंडेंसी होती है, जब भी अगर आपने किसी मल्टीपोलर ग्रुप को ज्वाइन कर रखा ना, मान लो ब्रिक्स की हम लोग बात करें, है ना, तो ब्रिक्स की फुल फॉर्म क्या होती है? ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। ठीक है, ये हैं ब्रिक्स के मेंबर्स। ठीक है, हर एक कंट्री का जो प्रीमियर है यहाँ पर रिप्रेजेंटेड है, चाहे वो प्रधानमंत्री हो चाहे राष्ट्रपति हो। तो नेशन स्टेट्स में यहाँ पर क्या होता है, दे हैव अ टेंडेंसी ऑफ ईदर, ऐसा अगेन ये एक जो चीज़ मैं दो वर्ड्स आपको बता रहा हूँ ये थ्योरेटिकल है, हो सकता है कि किसी ऑर्गेनाइजेशन में हो सकता है किसी ऑर्गेनाइजेशन में वाली दिक्कत ना हो, लेकिन पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि मल्टीपोलर सिस्टम जब बनता है ना तो वहाँ पर एक गड़बड़ी होती है, जिसकी वजह से हो सकता है वो हेजीमन को या फिर यूनिपोलर सिस्टम को चैलेंज ना कर पाए। पासिंग द बक मतलब हर कोई इंडिविजुअल इनिशिएटिव को लेने से कतराता है, कंट्रीज अवॉइड करती है, उनको लगता है ये काम तो ये वाली कंट्री कर लेगी, ये काम तो ये वाली कंट्री कर लेगी। मान लो कल को मान लो एक ऐसी सिचुएशन आ जाए जहां पर अमेरिका का युद्ध हो जाए ब्रिक्स नेशंस के साथ, मान लो, इमेजिन कर लो। अब उस टाइम पर अगर वॉर को फाइनेंस करने की बात चल रही है, चाइना ये कह रहा है कि भाई हम टेक्नोलॉजी क्यों दें पूरी की पूरी, रशिया कह रहा है हम पूरा का पूरा पैसा क्यों दें, इंडिया कल को ये कह रहा है कि हम पूरी की पूरी मैन पावर क्यों दें, फिर हम ब्राज़ील और साउथ अफ्रीका से बोलने लगे तुम्हारे पास है ही क्या, तुम कॉन्ट्रीब्यूट ही क्या करोगे, तुम्हारे पास इतना पैसा ही कहाँ पर है। तो पासिंग द बक का मतलब ये कि इनिशिएटिव को अवॉइड करना, तब तक अमेरिका बाजी पलट ले जाएगा। इसलिए ये वन ऑफ द रीज़न है, पता है क्या, कि मल्टीपोलर अलायंसेस एक तो इतनी है नहीं दुनिया के अंदर, अगर वो है भी तो सोलली उनका पर्पस ये नहीं है कि अमेरिका की हेजेमनी को चैलेंज करना। और अमेरिका एक चीज़ को जानता है कि नेशंस के बीच में जो वर्ल्ड की सुप्रीम पावर्स हैं, मेरे अलावा अमेरिका का ये मानना है कि मेरे अलावा जो सुप्रीम पावर हैं जैसे चाइना, रशिया और इंडिया, इनके बीच में कभी भी आपसी तालमेल इतना अच्छा हर चीज़ों को लेकर, A to Z चीज़ों को लेकर इतना होगा ही नहीं। जब तक ये डिसीजन लेंगे तब तक तो मैं बाजी पलट दूंगा।
ये अमेरिका को घमंड है अपने ऊपर, और ये घमंड उसका बरकरार है। दूसरी दिक्कत एक मल्टीपोलर सिस्टम के अंदर ये हो सकती है चेन गैंगिंग। ठीक है, इसका मतलब है चेन गैंगिंग। तो मीनिंग क्या है इसका? रशिंग इनटू हॉस्टिलिटीज। हो सकता है वो आपस में ही भिड़ने लग जाए कि भाई कल को यूनिपोलर स्ट्रक्चर तुम कैसे बनाओगे, हम बनाएंगे, हमने वॉर को फाइनेंस करा था, तुम्हारे पास एक मिसाइल थी क्या, लास्ट तो वॉर हमने जितवाया था, ऐसा करा था, ये करा था। अब चेन गैंगिंग का एक रियलिस्टिक एग्जांपल आपको दूं। वैसे तो पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स ने ये फिनोमेना जो मैं जिस इवेंट में बताने जा रहा हूं वहां पर तो यूज नहीं कर रखा है, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं एक चीज बताता हूं। देखो, आपको पता है जब दूसरा विश्व चल रहा था, अमेरिका एंटर नहीं करता है जब तक जापान उसके पर्ल हार्बर पर अटैक नहीं करता है, और पूरी की पूरी जो बाजी थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर की वो एक्सेस पावर्स के हाथ में थी। 90% चांसेस ये थे कि ये युद्ध को ऑलमोस्ट जीतने वाले थे। और जो एलीज थे, जो एलाई कंट्रीज थे, एक थी एक्सेस पावर्स, है ना, और एक थी एलीज। तो यहां पर क्या था, ये वॉर को हार रहे थे, लेकिन जैसे ही इसके अंदर अमेरिका एंटर करता है, बाजी पलट गई। यहां पर इनके चांसेस बढ़ गए इसको जीतने के, और वो जीत भी गए। अब अमेरिका ने वाहवाहियां बटोरना शुरू करी, मेरी वजह से जीते हो, मैं था सब कुछ, जो भी हूं मैं हूं, मेरे वेपन्स, मेरी आर्टिलरी, मेरे वॉर टैक्टिक्स, मेरे सैनिक, मेरे शिप्स, मेरे एयरप्लेन्स, मेरी मिलिट्री, मेरा टेक्नोलॉजिकल नो हाउ। यूएसएसआर को लगा हम पागल थे, हमने कुछ भी नहीं करा। फिर अमेरिका का धोखा देना यूएसएसआर को कि तुमने हिरोशिमा नागासाकी पे लिटिल बॉय फैटमैन के नाम से बॉम्ब गिराए, और यूएसएसआर कहता है बाकी सबको पता था, मुझे नहीं बताया गया था। तो यहां पर आपस में उनके बीच में हॉस्टिलिटीज हुई ना, जो पहले विश्व युद्ध और दूसरे विश्व युद्ध में अभी तक एक दूसरे के जिगरी यार थे, कोल्ड वॉर के टाइम पर वो एक दूसरे के सबसे बड़े दुश्मन बन गए, आज भी दुश्मन है। ये होता है चेन गैंगिंग। और ऐसा पॉलिटिकल एक्सपर्ट का कहना है, ये तो चलो वर्ल्ड वॉर 2 के कंटेक्स्ट में मैंने आपको समझाया, ऐसा पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स का कहना है ये मल्टीपोलर सिस्टम के अंदर ये चेन गैंगिंग हो सकता है कि भाई आपस में ही भिड़ने लग गए। वर्ल्ड वॉर 2 में तो चलो वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हो गया था, उसके बाद ही हुआ ये यूएसए और यूएसएसआर के बीच में टसल। लेकिन कभी कोई विपरीत परिस्थिति आए तो मल्टीपोलर वर्ल्ड सिस्टम, मल्टीपोलर ऑर्गेनाइजेशन में या मल्टीपोलर अलायंस सिस्टम में एक दिक्कत ये है कि नेशन स्टेट्स आपस में बाप बनने के लिए लड़ने लगे कि भाई ये तेरा, ये मेरा, मेरी वजह से हुआ, ऐसा हुआ है, वैसा हुआ है, क्रेडिट मेरे को मिलना चाहिए, ये फालतू चीज़ें। अब पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स ने एक चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा स्टडी करने की कोशिश करी, लेकिन वो इस चीज़ में फेल होते चले गए। पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स इस बात को पता लगाना चाहते थे कि अगर अलाइंसेस जो बनते हैं तो इसका इफेक्ट क्या होता है दुनिया में। क्या इससे जो वॉर वगैरह हैं जितने भी होते हैं वो रुकते हैं, इनिबिट होते हैं, या फिर और ज़्यादा प्रवोक होते हैं और ज़्यादा इंकरेज होते हैं। लेकिन इस चीज़ ने अभी तक हमें कोई क्रिस्टल क्लियर रिजल्ट दिया नहीं है पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स को। तो ये स्टडी के बेसिस पर कि अलायंस सिस्टम की वजह से युद्ध रुकेंगे या इनकरेज होंगे, इसके क्लियर रिजल्ट्स नहीं, क्योंकि बहुत बार अलायंसेस की वजह से युद्ध बहुत बड़े लेवल पे तो नहीं, छोटे मोटे लेवल पर जो टकराव होते हैं उससे भी बहुत ज़्यादा भारी भरकम नुकसान होता है सिविलियंस को, सिविलियन फैसिलिटीज़ को, इंफ्रास्ट्रक्चर को। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया, डेटरेंस भी क्रिएट होता है इससे। सामने वाली कंट्री 100 बार आपके ऊपर अटैक करने से पहले सोचेगी, 100 बार। और अल्टीमेटली अलायंसेस की वजह से फ़ायदा ये होता है कि उनको किसी ना किसी समझौते पर तो आना ही पड़ेगा। कोई भी यहाँ पर एक दूसरे को प्रवोक नहीं कर सकता, अलायंसेस का ये फ़ायदा होता है। लेकिन क्या सिर्फ फ़ायदे ही हैं? नहीं, वॉर इनिबिट भी हो सकता है और इनकरेज भी हो सकता है, क्योंकि सामने वाली कंट्री फिर हो सकता है बहुत ज़्यादा खर्चा करने लगे कि हम और ज़्यादा वेपन्स, आर्टिलरी, मिसाइल्स, मिलिट्री कमांडर्स की ट्रेनिंग, ये सब कुछ करवाएंगे ताकि कल को हम तुम्हें चैलेंज कर सकें। ओके, समझ में आया अच्छे से अलायंसेस का पूरा फंडा? ईशा, निर्वैर, कोई दिक्कत यहाँ तक? तो दोस्तों, हमारा एक डेडिकेटेड फाउंडेशन कोर्स है यूपीएससी एंड स्टेट पीएससी का। अगर आप वो ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, कोई भी आपकी क्वेरी हो।
ऑप्शनल का भी हमारा एक कोर्स है जिसमें हम 4 ऑप्शनल्स की तैयारी करवाते हैं, लॉ, पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस, हिस्ट्री एंड साइकोलॉजी। और इन डिस्कशंस की अगर आप पीडीएफ को अवेल करना चाहते हैं तो आप क्यूआर कोड को जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है आपको, आप उसको स्कैन करके 21 रुपीज़ की पेमेंट करके इन पीडीएफ्स को ले सकते हैं। पेमेंट का स्क्रीनशॉट इस नंबर पर भेज देना, इधर थ्रू व्हाट्सएप और टेलीग्राम। हमारी टीम आपको डायरेक्टली इन पीपीटीज़ की पीडीएफ सेंड कर देगी, ठीक है। कंप्लीट चैप्टर ही आपको मिल जाएगा, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, तो कोई भी अपडेट वहाँ पर आता है तो आपको वो मिल जाता है। लेक्चर जो जो अपलोड होते रहते हैं उसकी अपडेट आपको मिल जाती है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके, चैनल के अबाउट सेक्शन में जाके आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन दोस्तों, और मज़ेदार कॉन्सेप्ट्स को हम लोग अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे।